नमस्कार, न्यूज़ के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे चरण में उत्तर प्रदेश में जिन सीटों पर मतदान होना है उनमें एक सीट संभल की भी है। यहां की करीब आधी आबादी करीब मुस्लिम है, फिर भी केवल एक ही मुस्लिम व्यक्ति को यहां से संसद जाने का मौका मिला है। सपा के टिकट पर शफीकुर रहमान बर्क 2009 और 2019 में सांसद बने थे। 1977 में बनी इस लोकसभा सीट पर अब तक सिर्फ एक बार बीजेपी को जीत मिली है। 2014 में जब मोदी लहर में भाजपा अपने दम पर उत्तर प्रदेश में 80 में से 71 सीट जीती थी, तब भी यहां कमल खिला था। हालांकि 2019 में बीजेपी जीत दोहराने में नाकामयाब रही। 1977 से 2014 तक यहां सबसे ज्यादा 4 बार सांसद समाजवादी पार्टी के रहे। आइए संभल सीट पर कौन कौन कब कब सांसद रहे ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं। तो कब कब कौन कौन सांसद रहा। 1977 में शांति देवी जनता पार्टी से सांसद रही। बात करें 1980 की तो बृजेंद्र पाल सिंह यादव कांग्रेस से थे और ये यहां से सांसद रहे। 1984 के लोकसभा चुनाव में शांति देवी कांग्रेस से पुनः चुनाव जीती। बात करते हैं 1989 में श्रीपाल सिंह यादव जनता दल से थे और ये चुनाव जीते थे। 1991 में श्रीपाल सिंह यादव पुनः जनता दल से चुनाव जीते। अब बात करते हैं 1996 की तो डीपी यादव बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़े और जीते थे और सांसद बने। बात करें 1998 की तो मुलायम सिंह यादव यहां से सपा समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और जीते थे। 1999 में भी मुलायम सिंह यादव यहां समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े और जीते थे। वहीं 99 के बाद जब चुनाव हुए 2004 में तो मुलायम सिंह यादव के चचेरे भाई रामगोपाल यादव यहां पुनः सपा से चुनाव लड़े और यहां से सपा तीसरी बार विजयी हुई। 2009 में शफीकुर रहमान बर्क या बसपा से चुनाव मैदान में आए और पहली बार कोई मुस्लिम यहां पर सांसद चुना गया। 2014 में सत्यपाल सिंह सैनी बीजेपी से यहां पर चुनाव लड़े और बीजेपी ने इस सीट पर अपना पहली बार खाता खोला। लेकिन 2019 में पुनः शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी से यहां पर चुनाव लड़े और बीजेपी प्रत्याशी परमेश्वर लाल सैनी को हराया। तो ये थे कि यहां पर कब कब कौन कौन सांसद रहे और किस पार्टी के सांसद रहे थे, हमने आपको बताया। 2024 लोकसभा चुनाव में सपा इस बार बीजेपी और सपा और बसपा यानी कि 3 पार्टियां यहां पर टक्कर आपस में देती हुई दिख रही हैं। बीजेपी से परमेश्वर लाल सैनी, सपा से जियाउर रहमान बर्क और बसपा से सौलत अली यहां पर बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव मैदान में हैं। आइए अब इनको ग्राफिक्स के माध्यम से ये इनके बीच किनके बीच मुकाबला है ये भी हम आपको बता दें। यहां पर आप तस्वीरें देख सकते हैं। यहां पर परमेश्वर लाल सैनी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और जियाउर रहमान बर्क यहां पर जो है सपा से चुनाव मैदान में है। चुनाव चिन्ह भी यहां पर दिख रहे हैं। सौलत अली यहां पर बसपा से चुनाव मैदान में हैं, यानी कि 2 मुस्लिम कैंडिडेट अलग अलग पार्टी से यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं। यह है मुकाबला संभल सीट का। अब जैसा कि आपने देखा कि बीजेपी ने परमेश्वर लाल सैनी पर दांव खेला है और सपा ने जियाउर रहमान बर्क पर, वहीं बसपा ने सौलत अली को उम्मीदवार बनाया है। आइए इस ग्राफिक्स के माध्यम से जानते हैं जियाउर रहमान बर्क कौन हैं। जरा इन पर नजर डाल लेते हैं। कौन है जियाउर रहमान बर्क? सपा नेता हैं जियाउर रहमान, ये सपा के कैंडिडेट हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरी ग्राफिक्स की ओर नजर डालेंगे तो यहां पर कुंदरकी विधानसभा से विधायक भी हैं जो इससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ था। ममलूक उर रहमान के ये पुत्र हैं और कुंदरकी विधानसभा से ये विधायक हैं। अब आगे अगर जो नजर दौड़ाएं तो ममलूक उर रहमान बर्क के पुत्र हैं और पोते किनके हैं इनको भी हम आपको बता दें। अगले ग्राफिक्स में कौन है जियाउर रहमान बर्क? तो सांसद शफीकुर रहमान बर्क के ये पोते हैं। और
आप सभी जानते हैं कि शफीकुर रहमान जो सांसद हैं वो संभल से सांसद थे, शफीकुर रहमान बर्क इनके ये पोते हैं। आज सपा ने इनको टिकट दिया है। रुक करेंगे, अभी हमने आपको बताया कि कौन हैं शफीकुर रहमान बर्क जो सपा से प्रत्याशी हैं संभल सीट से। संभल लोकसभा सीट के अगर जातीय समीकरणों की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी है। ऐसे में अगर जियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क को छोड़ दें तो अब तक कोई मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीतकर विजेता नहीं रहा। शफीकुर रहमान बर्क एक ऐसे मुस्लिम नेता हैं जो संभल से 2009 में बसपा के टिकट पर चुनाव जीता और 2019 में सपा के टिकट पर बीजेपी प्रत्याशी को मात देकर विजय हासिल की। शफीकुर रहमान बर्क अब अपने बीच नहीं हैं। ऐसे में उनके पोते जियाउर रहमान बर्क जो कि मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा से सपा विधायक हैं को सपा ने मैदान में उतारा है। आइए इस लोकसभा सीट के जातीय समीकरण पर भी नजर डालते हैं। तो आइए जातीय समीकरण क्या कहते हैं, यहाँ के किन की क्या स्थिति है। तो जातीय समीकरण मुस्लिम वोटर्स करीब 8.5 लाख के करीब हैं। यहाँ पर 8,50,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, यानी आधी आबादी। अनुसूचित जाति के जो वोटर्स हैं इनकी संख्या 2.75 लाख है। यहाँ पर अनुसूचित जाति के वोटर्स और यादव वोटर्स 1.5 लाख के करीब हैं, यानी कि 1,50,000 के करीब। यहाँ पर ये जातीय समीकरण हम आपको बता रहे हैं। वहीं अगर जो पिछड़ा सामान्य वोटर्स को मिला दिया जाए तो 5,25,000 के करीब यहां पर पिछड़ा और सामान्य वर्ग के वोटर्स हैं। अब हम आपको बताएं कि ये तथ्य जो हैं ये लोकसभा संभल से ये तथ्य जो कि हमने आपको दिखाया। तो हमारे साथ इस समय असगर अली अंसारी सपा जिलाध्यक्ष जुड़े हुए हैं, संभल से जुड़े हैं। संभल से ये सपा के जिलाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका असगर अली अंसारी जी हमारे इस कार्यक्रम में। जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी। ये देखा गया है कि यहां पर मुस्लिम आबादी, बात संभल लोकसभा की करें तो यहां पर जियाउर रहमान बर्क जी यहां पर चुनाव लड़ रहे हैं और काफी ये कहा जा सकता है कि मुस्लिम आबादी का क्षेत्र भी है ये, और पुराने इनके राजनीतिक एक तरह से कह सकते हैं कि पैठवी है। इनके खानदान में इनके परिवार के लोग यहां से राजनीति करते रहे हैं, लेकिन मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय किन मुद्दों को लेकर जियाउर रहमान बर्क जी चुनाव मैदान में हैं? जी असगर अली जी। जी मुद्दे क्या ऐसा है जी? मुद्दे बेरोजगारी का मुद्दा जबरदस्त है यहाँ पर, क्योंकि आज तक यहाँ पर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो आज तक कोई नौकरी तो इन्होंने दी नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पर जो मुद्दे हैं, विकास का मुद्दा है। एक हमारे यहाँ पर आज तक का इतिहास रहा है कि रेलवे लाइन जो है उसको आगे गदरौला तक बढ़ाने का मुद्दा हमेशा से रहा है, और जो हमारे सांसद रहे हैं उन्होंने पार्लियामेंट में भी इसको उठाने का काम किया, लेकिन आज तक उसमें सफलता नहीं मिल पाई। आज जब ये चुनाव हो रहा है तो इस चुनाव में भी ये मुद्दा जबरदस्त तरीके से है। कोई विकास कराया नहीं जा रहा है, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहा है। रेल अगर लाइन जुड़ जाए तो हमारा विकास के क्षेत्र में हमारा संभल बहुत आगे जा सकता है। लेकिन इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य सीट है। यहाँ पर 9.5 लाख वोट मुसलमान हैं, 19 लाख के करीब वोट है यहाँ पर। 9.5 लाख मुसलमान हैं और 2 लाख के करीब हमारे यहाँ पर यादव बिरादरी के वोट हैं, और हर बिरादरी का, हर समुदाय का वोट समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। और यहाँ से कई लाख वोटों से हमारे कैंडिडेट चुनाव जीतने जा रहे हैं। 7 तारीख को जब वोट पड़ेंगे तब इस भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने का काम संभल लोकसभा क्षेत्र के लोग करेंगे। जी, यहाँ से इससे पहले
शफीकुर रहमान बर्क साहब सांसद रहे हैं, इसका लाभ जियाउर रहमान बर्क साहब को कितना मिल सकता है? पूरा लाभ मिल रहा है, क्योंकि सब लोग लड़ा रहे हैं यहाँ पर। ये किस तरह के जो राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, नफरत की राजनीति, अब ये हमारे लोग ये समझ चुकी है जनता। जिस तरह से ये हिंदू मुस्लिम की बात करके, मंदिर मस्जिद की बात करके जिस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं, अब उनके बहकावे में आने वाले नहीं है। इन्होंने देख लिया पहला चरण और दूसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी की हवा निकल चुकी है और ये बौखला गए हैं और कितने निचले स्तर पर आज भाषणबाजी ये लोग कर रहे हैं। तो इससे यही अंदाजा है कि जब वोट खुलेंगे तो हिंदुस्तान के अंदर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और भारतीय जनता पार्टी के लोग की सरकार यहां से जाने का काम करेगी। जी, एक बात आपने कही कि मुस्लिम बाहुल्य आबादी का ये क्षेत्र है, लेकिन जहां तक अगर इसके इतिहास के बारे में, संभल के इतिहास के बारे में अगर जो नज़र दौड़ाई जाए तो शफीकुर रहमान बर्क ही ऐसे मुस्लिम सांसद हैं जो एकमात्र जो इससे पहले सांसद रहे हैं, चाहे बसपा से आए हों या फिर सपा से आए हों। अगर जो बात करें 2009 में तो शफीकुर रहमान बर्क साहब बसपा से आए थे और चुनाव जीता भी था। 2019 में सपा से यहाँ चुनाव लड़े और जीते भी थे। इससे पहले किसी भी मुस्लिम का नाम लिस्ट में नहीं है। और जी 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 अब लड़े ही डॉक्टर बख्श साहब हैं यहाँ से समाजवादी पार्टी से। उससे पहले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे थे जो इस दुनिया में नहीं, आदरणीय नेताजी, यहाँ से 2 बार हम लोगों ने सांसद बनाया उनको, और आदरणीय प्रोफेसर साहब को भी यहाँ से हम लोग सांसद बनाने का काम किया। और बख्श साहब 2 बार यहाँ से सांसद रहे और 3 बार मुरादाबाद लोकसभा से वो सांसद रहे, 4 बार संभल से विधायक भी रहे हैं वो। तो बख्श साहब ही तो चुनाव यहाँ पर लड़े थे। उससे पहले जब जनता दल था तो एसपी सिंह यादव साहब चुनाव लड़े, वो यहाँ से 2 बार जीते। बसपा से डीपी यादव साहब चुनाव जीते। तो जब लड़ाई नहीं कोई तो जीतता क्या, जब बख्श साहब यहाँ से चुनाव लड़े तो जीते। जी, जब चुनाव लड़े तो जीते, लेकिन इस बार तो चुनाव बसपा से सौलत अली भी लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम वोट बंटने का तो भय होगा ही आप लोगों के पास। नहीं, कोई मुस्लिम वोट नहीं बंट रहा है। पूरी ताकत के साथ इंडिया गठबंधन के साथ मुस्लिम वोट और अन्य सभी जातियों का वोट अधिकतर इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट जो समाजवादी पार्टी से यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, जियाउर रहमान बर्क साहब के साथ है। सौलत अली साहब चुनाव लड़ रहे हैं बसपा से, तो बसपा को तो कोई वोट दे ही नहीं रहा, कहीं कोई फाइट में है ही नहीं, तो इसलिए यहाँ भी कोई वोट देने का काम नहीं कर रहा है, ना कोई वोट बट रहा है। एकजुट होकर के समाजवादी पार्टी को, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम यहाँ की संबंधित जनता कर। जी, हमारे साथ हाजी जब्बार साहब जुड़ चुके हैं, बीएसपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। हाजी जब्बार साहब, जैसा कि अभी असगर अली अंसारी जी से बातचीत हो रही थी, सपा जिलाध्यक्ष हैं संभल के, तो उनसे बातचीत हो रही थी तो उनका कहना था कि बसपा यहाँ पर कहीं नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं है, उसको लोग क्यों देंगे। मुस्लिम वोटों के बंटवारे की बात हो रही थी कि सौलत अली जी भी लड़ रहे हैं बीएसपी से, तो मुस्लिम वोट के बंटवारे हो सकते हैं। ऐसे में इनका कहना यही था कि बसपा तो कहीं है ही नहीं है, तो मुस्लिम वोट के बंटवारे की बात ही नहीं है। हाजी जब्बार साहब, ऐसा है, महंगाई महंगाई लोगों की परेशानी बढ़ा दी इतनी कि बहुत परेशानी। डीजल, पेट्रोल, किसानों के खुद बड़े परेशान, पानी लगाते परेशान हो जाते हैं और नहीं सोच रही, कोई नहीं सोच रहे के लिए। इनका चुनाव में जो जुमले थे पुराने वो तो खत्म हो गए, मंदिर में जीते, अब जाएगा 2024 में कह रहे। लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं कि सपा से भी तो जियाउर रहमान बर्क साहब चुनाव लड़ रहे हैं और बसपा से जो है सौलत अली जी लड़ रहे हैं चुनाव। सवाल यहां पर यह है कि हाजी जब्बार साहब, यहां मुस्लिम वोट जब बटेंगे तो बीजेपी को लाभ हो सकता है। आप कह रहे हैं कि उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया।
जाटा प्लस मुसलमान जी को जिताएगी। जी हाजी जब्बार साहब, हाजी जब्बार साहब, आपकी आवाज बहुत कम आ पा रही है, लेकिन अगर जो देखा जाए तो सपा को नुकसान ही पहुंचा सकते हैं आप। नहीं जीतेंगे हम। जी क्यों? मुस्लिम वोटों का यहां पर बंटवारा तो होगा ना आपके आ जाने से, आपके प्रत्याशी के आ जाने से। जी प्रत्याशी से हमारे आने से फायदा लोगों को। जी कैसे फायदा है आप बताइए भाई। चलिए हाजी जब्बार साहब, हम आपके पास आएंगे। असगर अली अंसारी जी के पास चल रहे हैं। असगर अली अंसारी जी, क्या आपको नहीं लगता कि बीएसपी के प्रत्याशी जो आए हैं वो एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी को लाभ पहुंचा सकते हैं? असगर अली जी। ऐसा है, लाभ या नुकसान ये अलग चीज है। जब लोग वोट देंगे तभी तो लाभ या नुकसान पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। जनता कोई वोट नहीं दे रही है। अब चुनाव लड़ने का अधिकार सबको है, सब चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी भी लड़ रही है, बीएसपी भी लड़ रही है और बीजेपी के लोग भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। ये तो जनता तय करेगी किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा, लेकिन जनता ने मन बना लिया है। संभल लोकसभा के अंदर यहाँ समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को ही पूरी जनता ने मन बनाया हुआ है। जहां पर हम लोग जाते हैं इस तरह से स्वागत लोग कर रहे हैं हमारे प्रत्याशी का और हम लोगों का, और जिससे कि आप जान ही रहे हो जिस तरह की हवा अब हिंदुस्तान के अंदर चल रही है, क्योंकि इन्होंने बीजेपी ने कुछ किया तो है नहीं, सिर्फ लड़ाने के काम और छोटे वादे करने का काम, जुमलेबाजी करने का काम, क्योंकि 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, 2 करोड़ साल में नौकरी देने का काम करेंगे। किसी को कुछ दिया हो तो ये बताएं, सिर्फ झूठ बोलने का काम किया है। तो इसलिए जनता इनसे तंग आ चुकी है, ऊब चुकी है, और जनता ने मन बनाया हुआ है कि हम लोग इंडिया गठबंधन को वोट दे करके केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जनता तैयार बैठी है। जहां जहां वोट पड़ रहे हैं तो सीधा इंडिया गठबंधन के निशान, चाहे वो कांग्रेस का हो या समाजवादी पार्टी का हो, उसका बटन दबा करके और जिताने का काम कर रही है। जब 4 तारीख को वोट खुलेंगे तो आप देखेंगे इंडिया गठबंधन की सरकार होगी और भारतीय जनता पार्टी की विदाई बिल्कुल तय है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है, और इससे पहले 2019 में भी विदाई करा ही दी थी जो सपा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी, और इस बार भी दावे हैं। हालांकि जैसे कि जब आशाएं होती हैं लोगों की, अगर सपा से आशाएं हैं, जियाउर रहमान साहब से आशाएं हैं, तो जब ये लोग नेता या उनके कार्यकर्ता जब लोगों के बीच जाते हैं तो कुछ आशाएं होती हैं लोगों की, महिलाओं की आशाएं होती हैं, अगर युवाओं से मिलें, खासकर बुजुर्गों से मिलें तो उनकी अलग आशाएं होती हैं कि आप आएंगे तो आपसे ये उम्मीदें हैं। तो जब आप लोग क्षेत्र में जा रहे हैं और बातचीत कर रहे हैं लोगों से, वोट मांग रहे हैं, तो क्या कुछ आशाएं उनकी हैं जो आपसे बता रहे हों? नहीं, ऐसा है, जो जनता की आशाएं हैं, संभल के अंदर हमारी जिले के अंदर 4 विधानसभाएं, जिसमें 3 पर हमारे समाजवादी पार्टी के विधायक जो हमेशा जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं। सांसद भी हमारे यहाँ से डॉक्टर शफीकुर रहमान वर्क साहब जो इस दुनिया में नहीं है, वो यहाँ से सांसद थे, वो भी जनता के बीच में रहते थे। एक और सांसद हमारे जनाब जावेद अली खान साहब, यहाँ राज्यसभा के सांसद हैं, वो भी हमारे जिले के रहने वाले थे। तो हमारे सारे लोग मिलकर के जनता के बीच में रहते हैं, जनता के काम करते हैं, तभी तो जनता हम लोगों को भरोसा कर रही है और हमेशा भरोसा करती आई है। संभल की जनता ने हमेशा समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है, समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। जब 7 तारीख को वोट पड़ेंगे तो जनता एहसास करा देगी कि समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। जी, जैसे कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है,
महिलाएं, गैस सिलेंडर की अगर जो बात करें तो इसके दाम बढ़े हैं, हालांकि अब थोड़े से घटे हैं, लेकिन गैस सिलेंडर के दाम बढ़े हैं और पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। महंगाई का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप कैसे विश्वास दिलाते हैं कि अगर जो हम जीत करके जाएंगे या रहमान साहब जीत करके जाएंगे तो हम इस महंगाई को कम कर देंगे? नहीं, हमारे जो गठबंधन के साथी हैं, कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी किया है, हम लोगों ने भी घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें ये ऐलान किया गया है कि किसानों का कर्ज माफ करेंगे, किसानों की एमएसपी देने का काम करेंगे, महिलाओं को 1 साल में 1 लाख रुपए देने का काम करेंगे, गैस का सिलेंडर सस्ता करने का काम करेंगे। इन्होंने तो इतनी महंगाई कर दी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कि वो 400 वाला सिलेंडर 1100-1200 रुपए पर पहुंच गया। लेकिन आज जो कुछ सस्ता किया है, अगर चुनाव नहीं होता तो ये और महंगा होता, सस्ता नहीं होता, महंगा होता। तो इसलिए जनता इंडिया गठबंधन पर भरोसा कर रही है, उनके घोषणा पत्र पर भरोसा कर रही है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 12 से लेकर 17 में रही, तो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी के लोगों ने इतने काम किए कि आज जनता समाजवादी पार्टी पर इसलिए भरोसा कर रही है क्योंकि हम लोगों ने काम करके दिखाने का काम किया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने काम करने का काम किया है, इसलिए जनता हम लोग भरोसा कर रही है। 2 बार इन लोगों के ऊपर भरोसा करने के बाद में जनता अपने आप को ठगा महसूस कर रही है कि इन्होंने 2 बार सरकार बनाई और दोनों बार हम लोगों को ऐसी महंगाई की और महिलाएं कहीं सुरक्षित हैं? बताइए, दिन दहाड़े रेप हत्याएं हो रही हैं, क्या हो रहा है? पूरे हिंदुस्तान के अंदर, प्रदेश के अंदर जंगल राज कायम है और बदले की भावना से काम किए जा रहे हैं। बाबा जी का बुलडोजर खड़ा हो जाता है आकर के, अगर एक छोटा सा भी कोई मामला होता है तो उसमें बाबा जी का बुलडोजर आकर के खड़ा हो जाता है और उसके मकान को, उसकी दुकान को तहस नहस करने का काम करता है। तो इसलिए जनता अब इन लोगों से उठ चुकी है और आने वाला जो भी चरण होगा उसमें इनको हराने का काम जनता करेगी। चलिए, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़े हुए हैं, हाजी जब्बार साहब। हाजी जब्बार साहब बीएसपी नेता, हालांकि एक बार पहले भी जुड़े हुए थे। तो हाजी जब्बार साहब, सवाल आपसे यही है कि देखिए, उस बार जब आप कुछ बोल रहे थे तो हमारे दर्शकों तक आपकी आवाज अच्छी तरीके से नहीं जा पा रही थी। अब सवाल फिर वही मैं दोहराऊंगा और आपसे जवाब लेना चाहूंगा कि दर्शकों तक आपकी आवाज पहुंच जाए। जब्बार साहब, आप थोड़ा सा ऊपर जी, बीएसपी भी एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारी है संभल के रण में। सपा भी मुस्लिम प्रत्याशी जियाउर रहमान साहब हैं सपा से। अब आप हमें यह बताइए कि मुस्लिम वोटर्स का बंटवारा क्यों नहीं होगा? आपने कहा था कि नहीं, बंटवारा नहीं होगा। जी, बंटवारा जी, बात ये है, देखो, सपा भी डर रही है, कांग्रेस भी डर रही है, बीजेपी डर रही है। ये सब लोग गठबंधन करे फिर रहे हैं। हमारी पार्टी किसी गठबंधन नहीं कर रही, अकेले लड़ रही है मैदान में और सीटें सबसे ज्यादा सीटें लेके आएगी पार्टी हमारी और प्रधानमंत्री का चेहरा भी मायावती बनेंगी बहन जी। लेकिन ये तो बात आप कह रहे हैं, विधानसभा में भी हमने देखा, विधानसभा में देखा गया कि वोट कटवा की स्थिति थी बसपा की और सीधे सीधे बीजेपी को लाभ पहुंचाया जा रहा था। सही थी। अब स्थिति जो है पहले से बहुत बदल गई। पहले कुछ थी स्थिति, आज स्थिति मुसलमान जग गया। पहले मुसलमानों ने सपा को वोट देकर देख लिया। मतलब ये मान गए आप, मतलब आप मान गए जब्बार साहब की विधानसभा में वोट कटवा जैसी स्थिति थी तो इस बार नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? गारंटी ये है कि पहले बार मुसलमानों ने ताकत लगाकर देख ली सपा पे क्या दम है। सपा पे कोई दम नहीं है इस वक्त। इस वक्त तो बासपा पे दम है। जाटा प्लस मुसलमान हर जगह सीट निकालेगा अपनी। जी, तो सपा में कोई दम नहीं है, हर जगह ये कहना है। बहन जी का चर्चा आपने देखा होगा, कितनी भीड़ होती है जहाँ बहन जी जाती है। हाँ, कितनी भीड़ होती है, पब्लिक कितनी होती है। हाँ, इनके यहाँ कोई भीड़ लोग तैयार नहीं होता जाने के लिए भी। जी, भीड़ तैयार नहीं होती है जाने के लिए। हमारे साथ सपा के जिलाध्यक्ष महोदय हैं असगर अली अंसारी जी। जी, सपा के रैली में भीड़ नहीं होती है, सिर्फ बसपा के रैली में भीड़ होती है।
सपा की भी नहीं होती, बीजेपी की भी नहीं होती। और ये जो सब लोग झूठ बोलते हैं, हमारे नेता कभी झूठ नहीं बोलती, जो जितना बोलती है उससे ज्यादा। ठीक है, तो स्थितियां आप बता दीजिए ना, स्थितियां पहले विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में स्थितियां क्या थी? क्या पहले गठबंधन नहीं था इसलिए वोट कटवा की स्थिति में आ गए थे? अब गठबंधन बना लिया है क्या कहीं जाकर के? नहीं, गठबंधन नहीं, किसी गठबंधन से नहीं लड़ेंगे, सादा लड़ेंगे। नहीं तो स्थिति क्या हो, स्थिति में बदलाव कहाँ आया है ये जरा बता दीजिए, स्थिति में बदलाव कहाँ आया है? अब बदलाव अब आपका 2024 आप देख लेना। नहीं, क्या कर दिया है आपने कि जनता खुश हो गई है? कौन से मुद्दे उठा लिए हैं आप? हो गई जनता, पहले देख लिया कि मुस्लिम हमारा कट गया था। नहीं, हम क्यों भरोसा करें? मुस्लिम आप पे क्यों भरोसा करें और सपा पे क्यों ना करें? आप बता करेगा। हाँ, मुस्लिम यूं भरोसा करेगा, किसी से गठबंधन नहीं करा बहन जी ने। बहन जी अकेले बलबूते रही है अपने, उन्होंने देख लिया कि हाँ बहन जी ही मुसलमानों की आवाज उठा सकती है जी। किसी ने हमारी आवाज नहीं उठाई। कहाँ मुसलमानों की आवाज आप बहन जी ने उठाया, जरा बताइए कहाँ मुसलमानों का? विधानसभा से लेकर के और विधानसभा चुनाव से लेकर के लोकसभा चुनाव के बीच कहाँ मुस्लिमों की आवाज उठाई है बहन जी ने? हर जगह आवाज उठाई गई है। हर जगह में कहा दबा देती है मीडिया, कोई मीडिया दिखाती नहीं चाहती, बीजेपी को दिखाती। अरे तो आपके पास तो मोबाइल होगा ना, रिकॉर्ड करके दिखा दीजिए, आपके पास तो रिकॉर्ड होगा, समय स्थान तो पता होगा ना आपका। फिर दिखाया कांग्रेस ने सापा के लिए, आपकी सरकार सापा की, ये मीडिया दिखा देती है, हमारी मीडिया दिखाती नहीं चाहती। अच्छा, मीडिया भी आपके खिलाफ है? मीडिया भी आपके खिलाफ है जी, मीडिया भी खिलाफ है और कहे कि आप कुछ करें ना और कहती रहे मीडिया। आप बताइए ना कहां आवाज उठाया मुस्लिमों का आपने? हर जगह आवाज उठाया है। नहीं, हर जगह में कहा? एक जगह बताइए, एक जगह बताइए, हर जगह में कहां उठाया? अब 2024 में आप रिजल्ट देख लेना हमारा। चलिए, ज्यादा हम तो कहना नहीं चाहते, हमारा तो हमने नहीं। आप स्थान का नाम वैसे हवा में बातें कर रहे हैं आप। जब्बार साहब, हवा में बातों से कुछ नहीं होता। आपने ये देखा, पूरी स्थिति थी विधानसभा की, पूरी स्थिति देखने में मिली थी, पूरी स्थिति। हमारी वोट कटवा थे आप लोग, वोट कटवा की स्थिति थी आप लोगों की जी। नहीं जी, पहले ऐसा हुआ था, अरे सारे मुसलमानों ने सोचा था आपके जो है जब मीडिया दिखा रही है सरकार सापा की इसलिए लिहाजा उन्होंने वोट उन्होंने दे दिया, गुमराह कर दिया। हमारी पार्टी झूठ नहीं बोलती, इसलिए हमारे साथ आवाज भी नहीं हुआ। अब उन्होंने देख लिया कि बहन जी सही बोलती हैं, झूठ नहीं बोलती हैं। इंडी के 2024 में बहन लड़ाना है जी। इंडी गठबंधन के साथ भी नहीं है, बीजेपी के साथ भी नहीं है, यानी कि इंडी गठबंधन के अगर जो प्रत्याशी हैं तो जहां ज्यादा वोट प्रतिशत जिस जाति का है उसी जाति का उम्मीदवार उतार देंगे। तो क्या समझे हम? हमें तो लग रहा है कि छुपा हुआ गठबंधन कहीं है क्या? गठबंधन किसी से नहीं है हमारा जी, हम तो नहीं छुपा हुआ लगी पार्टी हमारी अपनी बलबूते में छुपा हुआ, हमारा वोट इतना ही है, इसकी जरूरत नहीं है हमारी। हमारे मुसलमान जाटव और जनजाति हमारे साथ सब लोग। हमारी पार्टी भाईचारा बनाना चाहती है, बीजेपी तो जो भाई होती है, पता नहीं भाईचारा बनाना चाहती है कि भाई का चारा बनाना चाहती है, ये तो आप ही जानेंगे। लेकिन एक बात आप हमें बताइए कि मुस्लिमों का रहनुमा बनने की बात आप संभल सीट पर कर रहे हैं और मुस्लिम प्रत्याशी उतारे हैं, कहीं आप बता दीजिए, संभल में बता दीजिए कि आपने कहां प्रत्याशी उतारा है? प्रत्याशी जो उतारा है कहां मुस्लिमों की बात की है, कहां उठाई है मुस्लिमों की बातें? बीएसपी ने भी हर जगह बात करती है और सारे बात। चलिए, वही रटा रटाया जवाब आपका, हर जगह बात करती है। इसी बातों से लगता है कि उठकटवा प्रत्याशी आप खड़े कर रहे हैं हर जगह, इसी बातों से लगता है। बीजेपी नेता हमारे साथ ओमवीर सिंह जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बीजेपी बहुत खराब रिकॉर्ड है संभल सीट पर आप सबका। एक बार सत्यपाल सिंह सैनी जी बीजेपी 2014 में एक लहर में जीत गए थे, उसके बाद बर्क साहब आ गए। इस बार क्या स्थिति होगी, कुछ अनुमान है? ओमवीर जी, ओमवीर जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सपा जिलाध्यक्ष के पास हम चलेंगे, असगर अली जी। असगर अली जी, सवाल यहां पर यह है कि अभी आपने देखा बीएसपी नेताजी बिल्कुल भी न कुछ बता रहे हैं और न कुछ तथ्य रख रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि इस बार सभी हमारे साथ। क्या लगता है आपको, वोट कटवा प्रत्याशी के रूप में बीएसपी यहां पर खड़ा की है अपने प्रत्याशी?
जी, इनके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं हाजी जब्बार साहब के पास। ये जो आपने अभी कहा 2022 का जो चुनाव हुआ है उसमें भी वोट कटवा की हैसियत में थे और आज भी उसी स्थिति में। इनको तो जब 2019 का चुनाव हुआ तब उसमें हम ही लोगों से गठबंधन इनका था। उस गठबंधन का फायदा उठा करके ही तो ये 10 सीटों पर पहुंच गए थे। लेकिन आज गठबंधन नहीं है तो ये विधानसभा में 1 सीट जीते हैं तो इसमें 1 सीट भी नहीं जीतेंगे। और जिस तरह की संभव लोकसभा में इनसे कोई भी वोट नहीं कटेगा, चाहे वो मुसलमान का हो या किसी अन्य जाति का जी। ये तो जनता ने मन बना दिया है संभल के अंदर। और संभल के अंदर क्या, जहां भी चुनाव हो रहा है लोगों ने मन बना दिया इंडिया गठबंधन के लिए। तो इनके पास कहने के लिए और करने के लिए कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पर तो ये संभल हमेशा से समाजवादी का गढ़ है और रहा है और रहेगा। जी, संभल समाजवादी का गढ़ है। 4 बार लगातार 4 बार सांसद सपा ने यहां पर दिया है। अब हम ओमवीर सिंह जी के पास जाना चाहेंगे, बीजेपी नेता हैं। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है ओमवीर सिंह जी? आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, आवाज आ रही है। बड़ी देर से सुने हैं तो आवाज आ रही है। सवाल हमारा वही है, इसका जवाब लेंगे, उसके बाद अगला सवाल करेंगे कि संभल में बीजेपी की बुरी स्थिति है। अगर जो इतिहास के बारे में देखा जाए तो 2014 को छोड़ करके कभी जीती ही नहीं है बीजेपी। इस बार क्या स्थिति रहेगी, क्या अनुमान लगा रहे हैं? जी, ओमवीर सिंह जी। चलिए, ओमवीर सिंह जी की स्थिति और नेटवर्क दोनों संभल में मिल नहीं पा रहे हैं। चलिए, हम पुनः आएंगे आपके पास। हाजी जब्बार साहब, एक बार आपसे उम्मीद यही है कि आप थोड़ा सा ऑथेंटिक कुछ बातें रख दें, सॉलिड बातें रखें। निवेदन आपसे यही है कि एक बार थोड़ा सा सॉलिड अगर जो बात रखेंगे तो दर्शकों को लगेगा कि हां कुछ अच्छा आपने बातें कही, हवाई बातें नहीं। मुस्लिम उम्मीदवार, देखिए, जो जातीय गणित है हम बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। जातीय गणित, जो जातियों का गणित है कि मुस्लिम उम्मीदवार उतार दें, अनुसूचित वर्ग के जो लोग हैं, यहां पर वोटर्स हैं करीब करीब 3 लाख के करीब, ये और साथ ही साथ मुस्लिम वोटर्स को ले लें तो हम जीत सकते हैं। गणित यही है ना? गणित यही है ना? लेकिन अनुसूचित वर्ग के लिए क्या किया है अभी आप लोगों ने? उनकी आवाज कहां उठाई है? वैसे सत्ता में तो आप लोग हैं नहीं, न केंद्र में न राज्य में, तो आप तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन आवाज तो उठा सकते हैं। अनुसूचित वर्ग के लिए आवाज आप लोगों ने कहां उठाई है? बहन जी ने कहां उठाया है? आप हमें बता दीजिए। बहन जी हर जगह उठाती हैं। हर जगह वाली बात छोड़ दीजिए, अपने महल से निकल करके पत्रकारों के सामने आवाज उठाती हैं। कहीं सड़क पे देखा है संघर्ष करते हुए? पौधे ना लगाने तो उसमें क्या कर सकते हैं, कोई हम बताइए। नहीं, संघर्ष ऐसे थोड़ी होता है। नहीं, संघर्ष थोड़ी होता है, नहीं ऐसा थोड़ी है। नहीं। अब दीजिए, आप पहले ये बता रहे थे हमारे बड़े भाई जिलाध्यक्ष साहब, तो इससे पहले चुनाव हुआ था तो बरक साहब हार गए थे, गठबंधन तो नहीं था। जब हमारा गठबंधन हुआ तो बरक साहब जीत गए थे। भाई हमारे पास वोट नहीं होता तो कितना जीत रहे, पहले भी हार गए थे। भाई हमारा गठबंधन हुआ तो हमारे लोगों ने जिता दिया। अब जब हमने गठबंधन करा नहीं है तो इसलिए हमारा आदमी जीतेगा सब। अरे मुसलमान और जाटव और जनजाति बहुत है हमारे साथ। क्यों रहेगा? हम आपके साथ क्यों आएंगे? नहीं, अगर जो हम पीड़ित हैं, नहीं, दलित कुचली जाती है, अनुसूचित मानी जाती है। नहीं, दलित जो हैं, अनुसूचित वर्ग के लोग जो हैं, दबे कुचले माने जाते हैं, निचले पायदान पे हैं, ये माना जाता है ना? हाँ, माना जाता है। तो उनका आप कहीं आवाज उठाएंगे नहीं तो हम वो आपके साथ क्यों जाएंगे? आवाज नहीं उठाई है आप बताइए ना, कहां उठाया है? आप बता दीजिए ना। हर जगह की बातें छोड़ दीजिए, क्योंकि जो हर जगह कहता है वो कहीं नहीं होता है। नहीं जी,
सारी जगह उठाई जाती है आवाज, हमारी बहन जी हर जगह, सारे जगह हर जगह। ये मतलब रट लिए हैं क्या आप? कोई नाम है? अब चर्चा अब चल रही, देखो जिस जगह मौके पर आती हैं बहन जी, सारी बातें यही चलती हैं और हमारी सर पिछले 1 साल में बता दीजिए बहन जी, जी 1 साल में बता दीजिए कि कहां उन्होंने अनुसूचित वर्ग के लोगों का आवाज उठाने के लिए, पीड़ितों की मदद के लिए, उनकी देख रेख के लिए, उनका हाल जानने के लिए उनके घर गई हूं? 1 साल के अंदर बता दीजिए, पूरा 1 साल का समय है। संभल में कहीं सभा किया है उन्होंने? संभल में किया है बहन जी ने सभा? घर से बैठ के राजनीति होती है? नहीं कैसे होती है? हाँ, तो वो मुरादाबाद आई, मुरा उठाया था। हाँ, उठाया था। वो जगह सभा में उठाया था, मंच पे उठाया था, सभा में उठाया था, मंच पे उठाया था, और टीवी में आके बोली थी। बहुत अच्छी जगह आप लोगों ने चुना है, बहुत अच्छी जगह चुना है आप लोगों ने। आपकी मुस्कुराहट जवाब दे रही है कि आप इससे ज्यादा नहीं कुछ कह सकते। हम आपकी व्यथा समझते हैं, आपकी व्यथा समझते हैं। सारी चीज बताएंगे आपको। क्या बताएंगे? कुछ तो नहीं बता पा रहे आप, कोई जगह का नाम नहीं ले पा रहे। हमारा ज्यादा करती है बहन जी हर मामले विकास। अब मौका मिल गया प्रधानमंत्री बनने का, तो आपको विकास दिखा दिया जाएगा कितना उत्तर प्रदेश क्या पूरे इंडिया में कितना विकास होगा। अभी तक 10 साल विकास का कुछ हुआ। प्रधानमंत्री भी बनाएंगे पहले, प्रधानमंत्री बनाएंगे जी, प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। पहले अपनी सीटें तो जिता लें, पहले जो वोट बैंक है उसे तो रिजर्व रख लें। चलिए प्रधानमंत्री भी बनाएंगे। असगर अली जी, असगर अली जी, चलिए जी बता जी, प्रधानमंत्री भी बनाएंगे, आप जवाब दे दीजिए। उसके बाद ओमवीर सिंह जी के पास हम जाएंगे। बड़ी देर से जुड़ने का प्रयास किया जा रहा था लेकिन नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है शायद। प्रधानमंत्री जी किसको बनाएंगे? बहन जी को बनाएंगे प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री हाजी जब्बार साहब यही कह रहे हैं। अच्छा, जवाब दे दीजिए, उसके बाद हम ओमवीर जी के पास जाएं। ऐसा है, जब बहन जी चुनाव ही नहीं लड़ रही हैं तो एमपी कहां से बनेंगी? और जब उनकी एक सीट भी पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं आ रही है, क्योंकि आज की तारीख में अनुसूचित जाति जो एससी के लोग हैं बड़ी तादाद में हमारे साथ में लग करके समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा रहे हैं। और यहाँ जब प्रधानमंत्री अगर कोई बनेगा तो इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, बाकी कोई इस देश में अब प्रधानमंत्री बनने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन का व्यक्ति ही प्रधानमंत्री बनेगा। ओमवीर जी, मोदी जी को बड़ा धक्का लगने वाला है और हमारे असगर अली जी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री कोई बनेगा तो इंडिया गठबंधन से बनेगा। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं और रहेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के लिए काम किया है। ये सिर्फ इनके घोषणा पत्र होते थे, हमारा संकल्प पत्र होता है। भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है उसको आम जनता तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी तिवारा श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी ही होंगे। तो मोदी जी प्रधानमंत्री तो बनेंगे, चलिए मान लेते हैं, लेकिन परमेश्वर लाल सैनी जी वहां से विजेता बन पाएंगे कि नहीं? परमेश्वर लाल सैनी जी भी, जैसे माननीय सतपाल सैनी जी 2014 का चुनाव जीते थे, हम गठबंधन में भी 1.25 लाख वोट ज्यादा लेके गए थे। और इस बार पुनः माननीय परमेश्वर लाल सैनी जी बहुत अच्छे वोटों से संभल जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता का संकल्प है, प्रत्येक कार्यकर्ता की प्रतिज्ञा है कि इस बार हम 2024 में 2014 से भी हम 5200 वोटों से जीते थे, इस बार हम 51,000 वोटों से जीतेंगे, लेकिन संभल लोकसभा निश्चित ही जीतेंगे। जीतिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। लेकिन एक सवाल का जवाब दे दीजिए कि यही बातें आप 2014 के बाद 2019 में भी कही होंगी, लेकिन उस समय तो टाइम फिक्स हो गए संभल में। 2019 में हमने कही, लेकिन 2019 में भी हम 2014 से ज्यादा वोट लेने का हमने काम किया था। गठबंधन में चूंकि
पार्टियां लड़ रही थी, इस कारण से फिर भी हम 1.25 लाख वोट ज्यादा लिए थे। इस बार हम 101% संभल लोकसभा विजय करेंगे माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में। प्रत्येक कार्यकर्ता हर बूथ पर योगी जी और मोदी जी की जो सर्व समाज के लिए योजनाएं लागू की हैं उनका प्रचार प्रसार कर आने वाली 7 मई को हम लोग मतदान करेंगे और आने वाली जब 4 जून आएगी 400 पार में हमारी संभल लोकसभा से भी एक बूथ जाएगा। ठीक है, एक बार और शुभकामनाएं ले लीजिए, लेकिन एक सवाल का और जवाब दीजिए। या मुस्लिम बाहुल्य सीट है यह, और यहाँ पर मुस्लिम जी, यहाँ पर जियाउर रहमान बकर जी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं सपा से। देखिए, अभी परसों उन्होंने एक बयान दिया है, मैं उसको दोहराना ही नहीं चाहता, आपको सब पता है उन्होंने क्या कहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी जो आतंकवादी होता है, चोर होता है, बदमाश होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती है, क्या वो किसी समाज का हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सबको सुरक्षा देने का काम किया है, सबका सम्मान करने का काम किया है। और जो योजना है, हमने कोई पक्षपात की बात नहीं की है, हमने सर्व समाज के लिए जो भी योजनाएं सर्व समाज को माननीय प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है। उसी के जातीय गणित तो आपके उल्टा है, जातीय गणित तो बैठता ही नहीं। समाज के पास जाने का काम कर रहे हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में कामयाब। जातीय गणित तो कुछ काम विशेष नहीं कर रहा है। क्या कहेंगे आप जातीय गणित के हिसाब से, क्या कहेंगे आप जी? जातीय गणित तो आपके सांचे में फिट नहीं बैठता। मुस्लिम वोट है, 2 मुस्लिम प्रत्याशी हैं। जाति समीकरण हमारे पक्ष में नहीं होता, लेकिन हमने सबका साथ सबका विकास की जब बात की है तो हमको ऐसा नहीं, अल्पसंख्यक समाज के मुस्लिम भाई भी हमको बड़ी मात्रा में वोट देने का कार्य कर रहे हैं, यादव भाई भी हमें वोट देने का काम कर रहे हैं, सर्व समाज के लोग हमें वोट दे रहे हैं। हर बूथ पर कमल खुलेगा तो हम निश्चित ही जीतेंगे। यानी कि यादव वोटर्स भी बीजेपी के साथ हैं, मुस्लिम वोटर्स भी बीजेपी के साथ हैं। तो असगर जी हम आपके पास आएंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि जब यादव वोटर्स बीजेपी ले रही है और मुस्लिम वोटर्स बीजेपी ले रही है, फिर तो खेल बिगड़ता हुआ नजर आएगा सपा का। जी, आप लोग ये भी कह सकते हैं कि सारा मुसलमान ले रहे हैं। यादव जिस तरह चट्टान की तरह इंडिया गठबंधन के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ है, कहीं कोई यादव नहीं जाने वाला है। सब समाजवादी पार्टी को वोट देने का काम कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को वोट देने का काम कर रहे हैं। हमारे ओमवीर खड़गवंशी साहब जो हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये जो ख्वाब देख रहे हैं कि ख्वाब ही रह जाएंगे जब 7 तारीख को वोट पड़े। सुना आपने ओमवीर सिंह जी? हम ख्वाब सोते हुए नहीं देख रहे हैं, हम जगते हुए देख रहे हैं। और देखना है कि हमने असमोली विधानसभा में यादव बाहुल है, असमोली में सपा की सरकार जब रही है वहाँ विकास करने का काम नहीं हुआ। और हमारे यादवों की कुलदेवी कैला देवी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहाँ पर विकास करने का काम किया है। वहाँ पर धान और गन्ना की खेती हो रही है उस बूढ़ क्षेत्र पर, ये बीजेपी सरकार की ही देन है। उस भरोसे मैं कहता हूँ कि यादव भाई भी हमको वोट कर रहे हैं, करा भी है और अधिक मात्रा में करेंगे भी। चलिए, अधिक मात्रा में वोट करेंगे। हम आएंगे हाजी जब्बार साहब के पास। हाजी जब्बार साहब, जल्दी से जवाब दीजिएगा क्योंकि हमारे जो लखनऊ संवाददाता हैं अनूप मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे कुछ जरूरी तथ्य जरूर इस सीट के संबंध में लेंगे। तो जवाब आप दीजिए। पहले जो सवाल है कि मुस्लिम वोटर्स, यादव वोटर्स पर तो दावा दोनों पार्टियां ठोक रही हैं, अब अनुसूचित वर्ग के वोटर्स के साथ आप क्या गुल खिला लेंगे यहाँ पर संभल में? ये लोग सब ठोकते रहेंगे और सब लोग देखते रहेंगे। बीजेपी तो खैर झूठ बोलती है, वो तो कोई बात ही नहीं है। 400 पार पहले जब देखा होगा लोग कुर्सी बेचने आते हैं ना कि 400 रुपए की, बाद में फिर वो कहते हैं कि 100 रुपए की, तो वो हिसाब है इनकी। तो सीधे 400 तो रहनी नहीं है, 100 रह जाएंगी। आपका कितना रह जाएगा? कहीं हाथी अंडा न दे दे तो पूरी बहुमत से गोल। आपका कितना रह जाएगा? सब हम पे ही है। तो 400 पार करेंगे, आप भी 400 पार करेंगे। चलिए, कई बार ऐसा होता है कि हाथी के सामने अंडा का आकार दिखता है।
तो कहीं ऐसा ना हो, इसलिए थोड़ा सा मेहनत जरूर कीजिएगा आप लोग। अनूप मिश्रा जी हमारे साथ हैं, हम आपके पास आएंगे। संभल लोकसभा सीट, संभल लोकसभा सीट महत्वपूर्ण सीट है और सपा से 4 बार वहां पर सांसद भी रह चुके हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बार अगर जो जीतने वाली पार्टी है इस सीट पर तो सपा है। क्या इस समय के मुद्दे हैं और क्या समीकरण कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए देवेंद्र जी, संभल सीट कह सकते हैं कि एक ऐसी सीट पे है जहां पर अभी तक देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का दबदबा जरूर दिखाई दिया है। इस बार चूंकि पिछली बार शफीकुर रहमान बर्क यहाँ पर सांसद हैं, उनके जो है स्वर्गवासी होने के बाद उनके जो पौत्र हैं उनको टिकट मिला है जियाउर रहमान बर्क को। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी ने जो दांव खेला है शफीकुर रहमान बर्क के बाद उनके पौत्र का, वो उनको फायदा दिख रहा है। लेकिन बात की जाए बसपा की, तो बसपा ने वहां पर भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया है। बसपा ने सौलत अली को जो टिकट दिया है उससे कहीं न कहीं एक बार देखा जा रहा है कि मुस्लिम मतदाताओं में एक पैठ बनाई जा रही है और बसपा को कहीं न कहीं दलित वोट बैंक भी आपको नजर आता मिलेगा। तो फायदा की अगर देखी जाए तो अभी किसी का क्लियर नहीं कहा जा सकता है, लेकिन तीनों जगह त्रिकोणीय लड़ाई इसमें हो गई है, बसपा, सपा और भाजपा। भाजपा से परमेश्वर लाल जिनको टिकट दिया है वो भी लगातार अपनी दावेदारी कर रहे हैं, जियाउर रहमान बर्क के जो पौत्र हैं वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन अब मुस्लिम और जो दलित वोट बैंक की बात की जाती है, क्योंकि 50% मुस्लिम है, यादव वहां पे 10% माना जाता है, दलित वहां पे करीब करीब 14 से 18% माना जा रहा है। तो इसका जो दलित वोट बैंक किस करवट बैठेगा, इसका भी फर्क काफी कुछ जो है भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। चूंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो राशन की जो योजना है, पिछली बार आपको बता दें देवेंद्र जी 2022 का जब चुनाव हुआ था तब भी ऐसे ही कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार जो है समाजवादी पार्टी को काफी फायदा मिलते हुए देखेंगे। लेकिन आपने देखा होगा 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने किला फतेह किया और उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार बनी, सारे के सारे समीकरण धरे के धरे रह गए थे। तो क्या परिस्थिति होगी इस बार ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना जरूर है कि त्रिकोणीय लड़ाई है। भाजपा भी ताल ठोक रही है, समाजवादी भी ताल ठोक रही है और बसपा भी ताल ठोक रही है। लेकिन बसपा के जो और भाजपा समाजवादी पार्टी में मुस्लिम वोट का एक बंटवारा होता है तो उसका फायदा जरूर जो है समाजवादी भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ साथ में बात करते हैं जियाउर रहमान बर्क के जो विरासत की बात करते हैं, तो उनके पौत्र को जो विरासत मिली है उस विरासत को कितना वो संभाल पाते हैं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि यदि उस विरासत को संभाल पाते हैं, उन वोटरों को अपने तरफ खींच पाते हैं जो किसी समय जियाउर रहमान बर्क के पास थे। 2009 में वो सांसद चुने गए, 2014 में जरूर हारे, 2019 में पुनः वो सांसद चुने गए। तो इस बार उनको किस तरीके से मुस्लिम वोटर्स को साथ अपने साथ बांधे रखना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। दूसरा, बसपा कितना मुस्लिम वोट बैंक में पैठ बना पाती है, कितना मुस्लिम वोट बैंक को काट सकती है वोटर्स को, ये अपने आप में बड़ा जो है सवाल है। उनपे काट हो सकती है, वहां पे घुसपैठ की जा सकती तो भारतीय जनता पार्टी को फायदा नजर आएगा। और यदि बसपा लड़ती है तो कहीं न कहीं उसका जो नुकसान है वो समाजवादी पार्टी को देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ सकता है बसपा की वजह से। सुना आपने जब्बार साहब, आपने ये विश्लेषण सुना होगा। ये विश्लेषण ऐसे नहीं है, बहुत गंभीर विश्लेषण है और तथ्यों के आधार पर किए जाते हैं। और ये तो आम लोग भी चौक चौराहे पर भी विश्लेषण कर लेते हैं। आपकी जो रणनीति है ये सीधे सीधे बीजेपी को लाभ पहुंचाने वाली है। आप बताइए कि सीधे सीधे बीजेपी को लाभ क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं, जब मुफ्त राशन की बातें हो रही हैं और बीजेपी ने मुफ्त राशन की बातें की हैं और दे भी रही हैं, तो अनुसूचित वर्ग के लोग बसपा को वोट क्यों करेंगे? लाभ अगर जो बीजेपी दे रही है तो कुछ प्रतिशत तो वोट लाभ देने वाले के पास जाएगा ही जाएगा। आप बताइए, एक कारण बता दीजिए कि अनुसूचित वर्ग के लोग बीएसपी को वोट क्यों करेंगे? तो ना तो कोई 5 और राशन से राजी हो रहा है, आपको उससे ज्यादा तो
पशु जो घूम रहे हैं उससे ज्यादा खा जाते हैं, परेशान लोग हो जाते हैं। इनकी देन है बीजेपी की। जंगल में लोग मतलब घर पर सोते नहीं है, रात को खेत रखाते हैं। इस वजह से पशु चक्करों में ये लोग परेशान है किसान। और हमारा जो किसान लोग है, जो जाति है, जो किसान ताकती है, सारी किसान पार्टी अब हमें ही वोट देगी, हमारी पार्टी को वोट देगी। बहुत परेशान हो रही है जनता, की परेशान है, जगह जगह पे एक्सीडेंट होते हैं। जनता परेशान तो है, जनता तो बिल्कुल भी परेशान होती ही है। अब असगर अली अंसारी जी के पास हम आना चाहेंगे। और हमारे जो भी कह रहे हैं जो लोग कि वोट बैंक हमारा ज्यादा है, जिस पर ज्यादा होता है पल्ला भारी उसी पे लोग जाते हैं। मुस्लिम समाज ने पूरी ताकत लगा ली थी पहले, अब मुस्लिम समाज कोई नहीं चाह रहा है, मुस्लिम समाज चाह रहा है बहन जी के लिए। ठीक है, ठीक है। 4 जून को पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। सपा जिलाध्यक्ष हमारे साथ असगर अली अंसारी जी हैं। असगर अली अंसारी जी, एक बात बहुत अनूप मिश्रा ने बड़े मार्के की कही है कि बीजेपी ने जो मुफ्त भोजन, जो मुफ्त चावल, मुफ्त अनाज की बात जो की है और उसे बढ़ाया है, दलितों पर इसका असर कुछ देखने को मिल सकता है। इसकी काट सपा क्या कर रही है संभल में खासकर? राशन बांटने का काम कर रहे हैं। ये तो बढ़ाया गया इसलिए है कि चुनाव है, कि लोग लालच में आ जाएं और हमें वोट दे दें। लेकिन जिस तरह से हमारे संभल के अंदर, संभल में कोई असर इसका नहीं पड़ने वाला। हमें बड़ी तादाद में दलित समाज के लोग भी चुनाव लड़ा रहे हैं, चाहे सैनी समाज के हों, ठाकुर समाज के हों, चौधरी समाज के हों। ये सारी बिरादरियों के लोग हम लोगों को बड़ी तादाद में संभल के अंदर चुनाव लड़ा रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि चुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ से जीतती आई है। हमेशा समाजवादी पार्टी को मजबूत करने का काम किया है। 4 विधानसभाओं में से 3 विधानसभाओं पर हम लोग यहाँ पर चुनाव जीते हैं। और हमारी एक विधानसभा बदायूं लोकसभा में आती है, गुन्नौर विधानसभा। वहां भी बड़े पैमाने पर हम लोग, बड़ी तादाद में लोग वहां पर, हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, चाहे मुस्लिम हो, यादव हो, किसी सैनी हो, प्रजापत हो, या सारी जातियों के लोग आज समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर कोई क्या गल्ला दे दो, कुछ भी दे दो, जनता को जिस तरह से 10 साल परेशानी का सामना करना पड़ा है, जनता को कौन सा काम ऐसा कर दिया बताइए? कोविड को लेकर के ये कोरोना हुआ, कोरोना की वैक्सीन वाला मामला आपके सामने होगा। वैक्सीन में देख लीजिए, सब लोगों को इन्होंने जबरदस्ती वैक्सीन लगवाने का काम कर दिया। अब वो वैक्सीन बनाने वाले ही कह रहे हैं देखो उसमें तो वही हार्ट हो सकता है और ये हो सकता है, वो हो सकता है। इस तरह के काम इन्होंने किए हैं। हमारे यहाँ पर कोई फ्री गल्ले का या किसी चीज का भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है। चलिए, बीजेपी नेता ओमवीर सिंह के पास जाना चाहेंगे। ओमवीर सिंह जी, जैसा कि ये बातें हो रही हैं, एक बात अनूप मिश्रा जी ने बहुत महत्वपूर्ण कही है कि शफीकुर रहमान बर्क साहब के कुछ जो वोट बैंक थे, जो उनके साथ सिंपैथी है, उनके पोते के साथ बनी रह सकती है। और ऐसे में ये बीजेपी के लिए चैलेंजिंग होगा। इस चैलेंज का सामना कैसे कर पा रहे हैं यहां पर बीजेपी नेता या प्रत्याशी? ओमवीर जी। हेलो जी जी भाई साहब जी, हमने सवाल किया है कि जो शफीकुर रहमान जी का वोट बैंक है अब वो नहीं है, अब उनके पोते उनकी विरासत संभालने वाले हैं। ऐसे में सिंपैथी उनके साथ होगी जो आपके लिए, बीजेपी के लिए चैलेंजिंग साबित हो सकती है। ऐसे में इस चैलेंज का सामना आपके प्रत्याशी और बीजेपी वहां कैसे कर रही है? और इस बार वो कुदरती में ही
वहां की जनता के बीच में जाने का काम नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सेवा परमो धर्म सेवा के द्वारा, चाहे कोरोना का समय रहा, सारी पार्टियां अपने अपने घरों में छुप गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक समाज के बीच में था, सर्व समाज की सेवा करने का काम कर रहा था। और भारतीय अभी वैक्सीन की बात हो रही थी, जो लोग वैक्सीन लगवाने को भी मना कर रहे थे, वो रात के अंधेरे में जाके कहे कि वैक्सीन हमको भी लगा दो। माननीय मोदी जी ने सर्व समाज के लिए मुफ्त में वैक्सीन लगवाने का काम किया। माननीय मोदी जी ने, चाहे वो राज हो, पकौड़ी वाला हो, समोसा वाला हो, पान वाला हो, सारी रोजगार बंद हो गए थे, सारी दुकानदारी बंद हो गई थी। इसी के निमित्त प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत प्रत्येक समाज के लिए मुफ्त में एक नहीं दो बार निःशुल्क राशन देने का काम किया कि मेरे देश का कोई भी किसी समाज का वर्ग 140 करोड़ लोगों को कोई भी भूखा ना सोए। ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया और सबको मुफ्त में राशन देने का काम किया। रोटी, कपड़ा और मकान की बात कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने करोड़ों की संख्याओं में आवास बनाने का काम किया, आयुष्मान कार्ड देने का काम किया, शौचालय बनाने का काम किया, राशन बनाने का काम किया। इतने सारे काम सर्व समाज के लिए किए हैं। उसी के बदौलत हम कहना चाहते हैं, वर्ग साहब थे जब तक ठीक है, लेकिन अब जिया जी उनकी विरासत को ना संभाल पाएंगे, उनमें आपसे ही विद्रोह बहुत है, उसका लाभ भी भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। मैं पहले भी कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पक्षपात की राजनीति नहीं करती, जातिवाद की राजनीति नहीं करती, क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हुए उनकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कभी किसी से कोई पक्षपात करने का काम नहीं करते, वो सर्व समाज के लिए काम कर रहे हैं। उसी की बदौलत हर बूथ पर हर समाज का कमल का बटन दबाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो नारा है उत्तर प्रदेश में, हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ये देखना भी है। आपने 2014 में माननीय सतपाल, जब भी तो वर्ग साहब भी थे, माननीय 2014 में सतपाल सैनी जी सांसद बने, 2019 में गठबंधन हो गया, फिर भी हम गठबंधन में भी हम 64 सीटें जीते, बाद में रामपुर और राजनपुर जैसी चीज भी हम उपचुनाव में जीते। तो इस बार हम 80 की 80 सीटें जीतेंगे, ऐसा हमें चलिए ठीक है, हम आएंगे आपके पास। अब रुक करेंगे अपने लखनऊ संवाददाता अनूप मिश्रा के पास। अनूप मिश्रा जी, मुद्दे क्या हैं, संक्षेप में बताइएगा जल्दी कि संभल लोकसभा पर प्रमुख मुद्दे क्या हैं। देखिए देवेंद्र जी, अगर मुद्दों की बात की जाती है तो मुद्दे तो पूरे देश में भरे पड़े हुए हैं, चाहे वो रोजगार हो, चाहे वो रोड हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो। लेकिन आप देख रहे होंगे कि चुनाव जैसे जैसे बीतता जा रहा है, जैसे जैसे गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है, वैसे चुनाव का भी पारा बढ़ता जा रहा है। चुनाव मुद्दों से भटक करके दलगत, जातिगत, धर्म की राजनीति पर आ गया है। जिस तरीके से फेक वीडियो, मुस्लिम तुष्टीकरण, विस्तार, विरासत की लड़ाई, विरासत का बंटवारा, साथ साथ में आपको बता दें मुस्लिम आरक्षण की बात को लेकर के की जाए तो मुद्दा विहीन कह सकते हैं कि जो विकास के मुद्दे हैं वो किनारे हो चुके हैं और धर्म के मुद्दे और जात के मुद्दे और आरक्षण के मुद्दे काफी तेजी के साथ हावी हो रहे हैं। बात संभल लोकसभा सीट की जाए तो 8 लाख मुस्लिम मतदाता वहां पर हैं, 2 लाख करीब यादव मतदाता हैं। इसके साथ आपको बता दें कि जो 1.25 लाख से अधिक यादव वोटर हैं, 2 लाख दलित मतदाता हैं। तो इनके ऊपर काफी कुछ दारोमदार है। अब मुस्लिम यादव की वो में बात की जाएगा मुस्लिम कम्युनिटी में तो गरीबी, रोजगार, इसके साथ साथ मुसलमानों में तो सबसे ज्यादा अशिक्षा का अभाव है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर की बात की जाए, जब तक मुस्लिम समाज इससे बाहर नहीं आएगा, जब तक वो अच्छी शिक्षा और कॉन्वेंट की शिक्षा नहीं ग्रहण करेगा, तब तक उनका विकास होना संभव नहीं। उसके लिए कहीं ना कहीं सरकार को आगे आना पड़ेगा। सरकार के साथ साथ आपको बता दें जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो सपा हो, चाहे वो भाजपा, जब तक मुसलमानों की शिक्षा की बात नहीं करेगा या मुस्लिम में शिक्षा की बात नहीं आएगी, तब तक वो संभव नहीं है। तो आज के समय में अगर छोटे शब्दों में, कम शब्दों में बात की जाती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसमें सभी को काम करना पड़ेगा जिसकी भी सरकार बनती है यहाँ पर। जी, शिक्षा, रोजगार, इन सब पे काम करना पड़ेगा। तो चूंकि अब समय की अपनी बाध्यताएं हैं और समय इजाजत नहीं देता कि इस चर्चा को और आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो कुल मिलाकर आज महासंग्राम में संभल के रण की बात हुई है
संभल जो लोकसभा सीट है उस पर क्या स्थिति रहेगी, किनके किनके बीच मुकाबला है और वास्तव में वोटर्स क्या चाहता है, इस पर हमने बात की। पार्टियां सभी कह रही कि हम जीत रहे हैं, लेकिन कौन विजेता होगा ये तो 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल महासंग्राम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।